हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ न्यूज़पेपर। तो आज के पेपर में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो है ये एससी थॉट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये डेसेनियल सेंसस पुट ऑफ टिल सितंबर टू फ्रीज बाउंड्रीज। तो जो 10 साल में, हर 10 साल में सेंसस होता है, उसको अभी सितंबर तक पुट ऑफ कर दिया है टू फ्रीज बाउंड्रीज। तो टू फ्रीज बाउंड्रीज मतलब फ्रीज बाउंड्रीज क्यों बोल रहे हैं, लिखा है जैसे कि एज पर नॉर्म सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 months आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सच एज डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुकाज एंड पुलिस स्टेशन। तो अभी इनकी बाउंड्री लिमिट्स फ्रीज करेंगे, उसके 3 महीने बाद ही हो सकता है। तो अभी फाइनलाइजेशन चल रही है, कवरिंग ऑल जुरिसडिक्शन चेंजेस बिटवीन 2 consecutive censuses। तो भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस जो हैं हुए होंगे उस बीच में, तो उस सब का फाइनलाइजेशन होगा। और इलेक्शंस जो हैं मार्च अप्रैल में होने वाले हैं 24 में। और कंप्लीशन ऑफ बोथ द फेजेस ऑफ सेंसस, जो 2 फेजेस में होगा, तो वो भी अभी टाइम लग जाए। जानकारी हमें सेंसस के बारे में होनी चाहिए। तो सेंसस जो है पहली बार स्टार्ट किया था ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड मेयो ने 1872 में। एंड उसके बाद मतलब फर्स्ट सेंसस था वो, जिसमें लाइक इट हैड बीन फ्रेमिंग न्यू पॉलिसीज, whereas फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1881। तो उसके बाद से अनइंटरप्टली वी हैव हैड सेंसस एवरी 10 years। द कोविड ब्रोक डाउन दिस लीग, दिस whole discipline of issuing of undertaking census each every 10 years. Then who conducts the census? It is conducted, हाँ ये important है, by the office of the registrar general and census commissioner under ministry of home affairs। तो census ministry of home affairs के अंदर होता है। and demography, language, literacy, etc etc, historical background फिर दिया हुआ है इसमें। यही है इम्पोर्टेंट, अभी बस रोक दिया है उसको। एंड राम टेम्पल विल ओपन। तो राम मंदिर जो है जनवरी 1 से 2024 से इट विल ओपन, जनवरी 2024 में। उसके बाद नीचे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस पेज पे। पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 4 पे आते हैं। डस्ट डिसेंड्स ऑन द बीड़ी रोलर्स ऑफ मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है, बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे। लो एजेस हैं, रेगुलर वर्क है, इल हेल्थ है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन एनी वे। हाँ, ये है कि भी बीडीज़ जो हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स की तरह ही टैक्स होते हैं 98% पे, ये इम्पॉर्टेंट है। केंदू लीव्स कम फ्रॉम, केंदू लीव्स से बनती हैं ये बीडीज़। रीड अबाउट थोड़ा सा केंदू लीव्स। तो उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से यूजुअली आते हैं, तो मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में भी। ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा बोलते हैं ऐसे। इट्स a nationalized product like bamboo and sal seed. It is one of the most important non-food products in Odisha. तेंदू लीव भी बोलते हैं, यूजुअली हम लोग तेंदू ही बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है डायोस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन। और बीड़ी इसको पैक करने के लिए होता है, रैप करने के लिए होता है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यूनिकनेस है इसके प्रोसेस्ड फॉर्म में, whereas the rest of India produce in फल फॉर्म। अच्छा, तो ग्रेडेड होती हैं। हाँ, मलेरिया, डायरिया, डिसेंट्री के लिए होता है यूजुअली। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप कट से ब्रूसेस पे भी लगा सकते हैं। मेजर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है ये। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड्स बैम्बू, केन्स, फॉडर, लीव्स, गम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अबाउट टाइम, साक्षी मलिक।
फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। कुछ और इम्पोर्टेंट तो नहीं है। Haryana sugarcane farmers kick off agitation seeking higher support price. इम्पोर्टेंट नहीं है। No state government employee has the legal right to call for a general strike. Petition move to declare national strike held on as unconstitutional. तो किसी के पास भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है टू कॉल फॉर अ जनरल स्ट्राइक। स्ट्राइक नहीं बुला सकते वो। Petition moved to declare national strike held on March 28, 29 as unconstitutional. तो लीगल राइट नहीं है भाई आपके पास स्ट्राइक बुलाने की। Tirupati to have largest liquid waste treatment plant. Workers plant saplings on gravel to implement the phytorid technology at the wastewater ये कंट्री का लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होगा टू यूज़ फाइटोराइड टेक्नोलॉजी। तो ये फाइटोराइड टेक्नोलॉजी एक बार देखते हैं हमें क्या होती है भाई। फाइटोरिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक नेचुरल तरीके से जैसे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में वाटर रिप्लेनिश होता है, क्या बोलते हैं, वाटर ड्रेन होता है, जैसे वाटर सॉइल के थ्रू पर्कुलेट होता है, वैसे ही तरीका डेवलप किया है। और थ्रू दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वेटलैंड। जैसे नेचुरल वेटलैंड में होता है ग्रेविल रहता है वैसे ही, तो वैसे लिए एक अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाता है वेटलैंड जहाँ पे ये म्यूनिसिपल अर्बन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आता है
और सब सर्विस फ्लो टाइप है इन विच वेस्ट वाटर भर दिया जाता है, जिसमें ब्रिक्स भी डाल दिए जाते हैं, ग्रेवल स्टोन भी डाल दिया जाता है। और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सॉइल फ्री वेटलैंड ट्रीटमेंट फॉर इफेक्टिव हाइड्रोलिक्स। तो सॉइल फ्री वेटलैंड ट्रीटमेंट होता है ये, ताकि फ्लो ऑफ वाटर अच्छा हो सके। तो ज़्यादा सॉइल नहीं डालते हैं, सिर्फ मेजर मेजर ग्रेवल वगैरह ही रहते हैं। और हाइड्रोलिक्स ऐसे मेंटेन करते हैं कि भाई वेस्ट वाटर ऊपर तक ना तैरे, रिटेनिंग अ फ्री बोर्ड एट द टॉप ऑफ द फिल्ड मीडिया। इनलेट जोन होता है जहाँ से क्रश बिग्स रहते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ स्टोन्स रहते हैं। फिर दूसरा ट्रीटमेंट जोन रहता है, कंसिस्टिंग ऑन द सेम मीडिया एज एन इनलेट जोन विथ प्लांट स्पीशीज़, जैसे प्लांट स्पीशीज़ में होते हैं वैसे ही। और आउटलेट जोन जहाँ से पानी निकल जाएगा। द रिडक्शन इन द ट्रीटेड एफ्लुएंट फ्रॉम द सॉलिड सस्पेंड वेरिड फ्रॉम। तो देखो यहाँ पे जैसे बाहर स्क्रीन चेम्बर से सीवेज आ रहा है, फिर सेटलिंग टैंक में वो सेटल हो रहा है, फिर फाइटोरेट बेल्ट के थ्रू गुजर रहा है जहाँ कुछ प्लांट्स वगैरह भी उगाए गए हैं। और ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जो तो मतलब सॉइल में ही ग्रो हो जाते हैं, की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स जो है वेस्ट वाटर से अब्जॉर्ब करते हैं। सॉरी, मैंने पहले गलत बोला था। ऐसे प्लांट्स होते हैं यूजुअली जो डायरेक्टली वेस्ट वाटर जो है, मतलब दे कैन डायरेक्टली अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वेस्ट वाटर बट डू नॉट रिक्वायर सॉइल। दीज प्लांट्स एक्ट एज न्यूट्रिएंट सिंकर एंड रिमूवर। आर्टिकल में पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले तो बता रहे हैं द प्रोजेक्ट आया जाएगा पानी ग्रेविटी के थ्रू से। फिर द वाटर विल नाउ बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग लेट इनटू द टैंक। फिर नीरी CSIR का नीरी ने बनाया है, नागपुर ने। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में पहले होगा, तो इसमें सॉलिड मैटर हटाया जाएगा। फिर एक सर्पेंटाइन मोशन में, यानी एक सर्प की गति से, इनटू अ सब सर्फेस चेम्बर कंटेनिंग न्यूमरस बैरिकेड्स। फिर एक सब सर्फेस चैम्बर में ले जाया जाएगा। वाइल सैम्पलिंग्स आर प्लांटेड अटॉप ऑन अ पोरस मीडियम कंटेनिंग ग्रेवल एंड स्टोन्स। इट इज़ हियर दैट द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स एलिमिनेटेड। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट में होगा, पानी में होगा, वो हट जाएगा, वो प्लांट्स अब्जॉर्व कर लेंगे। और देन लेटर द वाटर इज़ मेड पास। सॉइल को, उनको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेस्ट वाटर की ज़रूरत है। फिर वाटर जो है वो एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू ले जाया जाता है टू ब्रिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टू 5 mg, much lower than the national standard of 10 mg set by the Ministry of Urban and Housing Affairs. The main advantage of the system is that it is cost effective, involves no operational hassles, leaves a smaller footprint and emanates no foul odor. तो कोई बांस वगैरह नहीं आती है। और एक्टिवेटेड कार्बन के थ्रू ले जाया जाता है। BOD को 5 mg कर देते हैं, मच लोअर देन द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 10 mg। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फाइटोरेट टेक्नोलॉजी याद रखना है। जो प्लांट्स यहाँ पे यूजुअली ग्रो किए जाते हैं उसके बारे में ये पढ़ा लिखा था कि उनको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, उनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, विदाउट सॉइल दे ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एशियन एलिफेंट हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स ऑप्टिमल हैबिटेट इन नीलगिरी रिजर्व। तो बहुत ज़्यादा जो ऑप्टिमल हैबिटेट है इनके लिए फ्लैट टेरेन, वो खो चुके हैं एलिफेंट्स, एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे बेचारे। और इस जो गैप था, पालगढ़ गैप, नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ और साउथ घाट्स के बीच में, जो नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करता था। तो एलिफेंट अब वो एग्रीकल्चर लैंड से भर गया है। और ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्रॉप्स वगैरह आ चुके हैं, तो इस वजह से नुकसान हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेबलाइजिंग टाइज विथ नेपाल इन अनसर्टन टाइम्स। तो पढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है, तो भाई ये कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं।
Hindu monarchy to a secular republic happened after great struggle, sacrifice, and an ideological adjustments across the political spectrum. बहुत सारे challenges हैं इंडिया नेपाल कोऑपरेशन में. India can, however, take this development in its stride. It is used to dealing with political instability in Nepal, frequent changes of government, and even reputedly anti-India, pro-China leaders heading them. हाँ, तो क्या क्या इश्यूज़ हैं नेपाल के साथ. रोटी बेटी का रिश्ता हम पढ़ते हैं यूजुअली. इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में. कम्युनिकेशन लिंक्स हैं. इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. नॉन पार्टिजन सपोर्ट फॉर प्रो चाइना, एंटी इंडिया, प्रो चाइना लीडर्स कभी आते हैं, कभी प्रो इंडिया आते हैं लीडर्स. हाइड्रो पावर में है. बिल्डिंग ऑन द कंपल्सिव लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटरिटीज़, especially the hydropower. Linkage of history, geography, culture, religion, economy with Nepal facilitate management of its security concerns within tolerable limits. Traditional heritage such as the 1915 China India Nepal Treaty of Peace and Friendship on the border. इसको हमको बात करना चाहिए बैठ के. एंड द कोविड क्राइसिस मेजरली इसमें मतलब रिश्ता की बात करिए कि दे आर वेरी प्रैग्मेटिक पीपल, इंडिया नेपाल, एंड दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स आर टर्निंग आउट अब. इंडिया चाइना लॉन्ग टर्म कोविड की वजह से बहुत बड़ा लाइक लोगों को शॉक, एक क्राइसिस की तरह आया. शॉक टू द ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s. 100 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं पावर्टी लाइन के नीचे आए. ये एक अच्छा स्टैट्स है, याद रखने लायक है. मोर देन 100 मिलियन पीपल फेल बिलो द पावर्टी लाइन इन 2021 अलोन. इंडिया एंड नेपाल आर यूनिकली पोजिशन because of the breadth and depth of ties between them to joint rethink economic governance with a view to enhancing human welfare. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एंड अपलिंकिंग हब. There have been two major developments in the television industry in India in the last 2 years. Freedom and authority. SC is right in not adding to curbs on free speech, but leaders must value restraint. वही वाला इशू है जिसमें हो रहा था कि भाई अगर कोई मिनिस्टर कोई रिमार्क देता है तो उसको इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज समथिंग विच कैन बी हेल्ड एज द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसा बोला था ना कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट लाइक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती. ग्रीन प्रॉमिस. तो स्मॉल प्रॉमिस एंटरप्राइजेस कैन बी द मीन्स ऑफ द ग्रीन इकॉनमी. जो 17,490 करोड़ का जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 17,490 करोड़ का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, दैट एम्स टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. Hydrogen is an essential industrial fuel that has a range of uses from producing ammonia, making steel and cement. सब कुछ हो सकता है. अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हो, स्टील एंड सीमेंट, टू पावरिंग फ्यूल सेल्स दैट कैन रन बसेस एंड कार्स. तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. एक तो अमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है, मेकिंग स्टील एंड सीमेंट, टू प्रोड्यूसिंग फ्यूल सेल्स दैट कैन रन buses and cars. However, the cheapest way is to rely on fossil fuels such as coal and natural gas, and this produces carbon emissions. तो बहुत cheapest way जो है भाई fossil fuels पे आप रिलाई करो. हाँ, इसको बर्न करके आप प्रोड्यूस करो और फिर आप, पर उससे क्या होगा, कार्बन एमिशंस हो जाएंगे. हमने कल ही डिस्कस किया था. हमने ब्लू हाइड्रोजन डिस्कस किया था, हमने ब्राउन हाइड्रोजन डिस्कस किया था. ब्लू में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना एंड उस हाइड्रोजन से आप एलपीजी का यूज़ करके आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो एमिशंस तो होंगे ही.
एंड ब्राउन में हमने डिस्कस किया था कि थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल फॉसिल फ्यूल। हमने डिस्कस किया था कि ब्लू जो हाइड्रोजन होती है उसके एमिशंस कैप्चर हो जाते हैं और जो ग्रे होती है उसके एमिशंस रिलीज हो जाते हैं। यूज़ तो नेचुरल गैस और कोल फ्यूल फॉसिल फ्यूल का ही होता है। एक्सपेंसिव भी है और कह रहे हैं कि सोलर पावर जैसे कोल से डिस्कस हो गया तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी होप कर रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन की भी पावर जो है वो लेस हो जाएगी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंडिया में क्रिएट करो कि भाई कुछ सिर्फ सेंटर्स बनाओ जहाँ पे दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट उसका वो करना है। बाय 2030 द गोल इज़ टू हैव 5 मिलियन मेट्रिक टन्स। 5 बिलियन मेट्रिक टन्स हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हो। एंड green hydrogen because of the entailed expenses currently accounts of less than 1% of global hydrogen production, and India aims to become a global industrial hub and exporter of such hydrogen. 1% ही है अभी प्रोडक्शन। वर्ल्ड इज अच्छा एम्बिशन है बट अभी थोड़ा डाउट है कि 2030 तक अचीव कर पाएंगे या नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा इतना सही नहीं रहा है। Despite policies, India has not managed to be a net exporter of solar cells, semiconductors और wind power components। तो हम लोग वही नहीं कर पाए हैं अभी तक। सोलर पावर सेमीकंडक्टर्स भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं तो वीक है। और मैन्युफैक्चरिंग बेस अनेबल टू अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज ग्लोबल कैपिटल। तो please strengthen its small manufacturing and allied enterprises infrastructure rather than large industries which will be the mainstay of any green economy। तो भाई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग पे करो फोकस रादर देन लार्ज इंडस्ट्रीज़, तभी ग्लोबल एम्बिशंस हम पढ़ पाएंगे। ग्रीन इकॉनमी का मेन स्टे ही है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करिए टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एंड अपलिंकिंग हब। तो अपलिंकिंग का मतलब होता है पहली बात तो सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अर्थ से सैटेलाइट के पास इन्फॉर्मेशन भेजिए। और डाउनलिंक होता है कि सैटेलाइट आपको ऊपर से इन्फॉर्मेशन अर्थ में भेज रही है। फिर से बताती हूँ, अपलिंक यानी कि मैं अर्थ से इन्फॉर्मेशन ऊपर भेज रही हूँ, अप कर रही हूँ। डाउनलिंक है कि मेरे को सैटेलाइट ऊपर से इन्फॉर्मेशन अर्थ की तरफ भेज रहा है। तो ये होता है अपलिंक और दूसरा होता है डाउनलिंक। अब पहले बताया कि केबल टेलीविजन का एवोल्यूशन दिया हुआ है। अब एक नया प्रोविज़न आया है केबल एक्ट 1995 का जिसमें मतलब नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया है ताकि रिड्रेसल किसी को हो क्या भाई गवर्नमेंट क्यों इतना वो कर रही है। तो उसके लिए एक नया इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क क्रिएट किया है। तो पहले बता रहे हैं कि हम लोग को अपलिंक यानी कि सैटेलाइट के पास इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए बाहर जाना पड़ता था, बट फिर इंडिया ने खुद का क्रिएट किया। फर्स्ट टाइम हमने लिखा है कि 2000 में फर्स्ट टाइम इंडिया फर्स्ट लाइसेंस हमने दिया था गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग फ्रॉम इंडिया। तो आज तक चैनल जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना अर्थ स्टेशन से भेजा था। फिर धीरे धीरे सब इवॉल्व होने लगे, गाइडलाइंस बनाई गई, उसका एवोल्यूशन लिखा हुआ है पूरा। एंड फिर लिखा है द गाइडलाइंस एम टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ ease of doing business on a sound regulatory framework. But most importantly, these are aimed at making India a teleport hub for other countries from the days where Indian broadcasters were flying tapes to foreign countries for uplinking to the times. कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे फोकस करके बड़ी चीज़ों पे फोकस करो कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। अब हम इंडिया को एक टेलीपोर्ट हब बनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग कंट्रीज़ अपना मटेरियल लेके जाएं और हम उसको सैटेलाइट तक पहुँचाएं। तो अब हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इन मेकिंग टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन अपलिंकिंग हब। शुड इंडिया बी अलार्म्ड बाय चाइनाज कोविड सर्च? दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कितनी बार पढ़ेंगे यार ये कोविड सर्च कोविड सर्च।
अब इंडियाज़ प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताती हूँ अगर दिखते हैं तो। अभी कल ही हमने पढ़ा था 19,744 करोड़ का बजट जो है, अप्रूवल जो है फंड्स का मिला है। और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है फॉर यूजिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। It is when hydrogen is produced via electrolysis, the splitting of water into hydrogen and oxygen with electricity from renewable energy sources such as solar or wind. तो ग्रीन तभी बोलोगे जब आपके कोई कार्बन एमिशन ना हो, आप फॉसिल फ्यूल बर्न करके जनरेट नहीं कर रहे हो। और दिस इज द मोस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट इज स्टिल इन द nascent stages globally, and while India can take the lead in being a major producer, it doesn't have the necessary infrastructure yet to execute all intermediary steps. इंडिया अभी हर जगह वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एट nascent stages, अभी स्मॉल स्टेप्स पे ही है। धीरे धीरे हम लोग इसको बड़ा बना सकते हैं। अभी हमने ऊपर देखे कुछ चीज़ें, इसके पॉइंट्स देखे कि ग्रीन तभी होगा जब ग्रीन मतलब ब्लैक और ब्राउन तो मतलब कोल से डेवलप होता है, और ब्लू है जिसमें कैप्चर हो जाती है भाई। ब्राउन में मैं फिर से क्लियर करती हूँ, ब्राउन में कोल को बर्न करके हाइड्रोजन जनरेट होता है, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन कोल को बर्न करके होता है और एयर में रिलीज होती है एमिशंस। ग्रे में नेचुरल गैस को बर्न करके होता है, एमिशन से रिलीज होती हैं। ब्लू में नेचुरल गैस भी बर्न होता है बट कार्बन के एमिशन को कैप्चर करते हैं, इसलिए उसको ब्लू बोलते हैं। कार्बन, ठीक है, ब्राउन में कोल और ग्रे में नेचुरल गैस। कैवेट क्या है, 1% ही से कम है, ये तो हमने देख लिया। हम लोगों का टारगेट है $5 मिलियन मेट्रिक टन्स बनाने का 2030 तक। अच्छा 50 मिलियन टन्स है, मेट्रिक टन्स है, नहीं वो तो कार्बन एमिशंस का 5 मिलियन ही था। हमारा जो टारगेट है एनडीसीज को मीट करने का, हमें 45% बोला 2030 तक जीडीपी इंटेंसिव फॉर जीडीपी बट 45%। तो देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, बाकी तो सब वही है। हाँ, प्रोग्राम इसके लिए जो हमने किया है, साइट है एक तो स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट, एंड सेकेंड है सपोर्ट पायलट, दूसरा तो ऐसे ही है, कुछ नाम नहीं है, हाइड्रोजन हब्स बनाई है बस। ठीक है, इतना ही काम दिया। फिर वाई इज़ जापान ऑफरिंग मनी टू मूव आउट ऑफ टोक्यो। तो अभी जापान में एक चीज़ आई है कि भाई अप टू 1 मिलियन येन अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ देंगे, 6 लाख रुपए देंगे पर चाइल्ड। हर बच्चे को 6 लाख रुपए मिलेंगे। 1 मिलियन येन 1 मिलियन येन है 10 लाख, मतलब 1 मिलियन येन है 6 लाख रुपए इंडिया में। तो हर बच्चे को देंगे। अगर टोक्यो से मेट्रोपॉलिटन एरिया से वो बाहर जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन से मेरे ख्याल से बोलेंगे सैटेलाइट टाउन्स में ये लोग बोल रहे होंगे, क्योंकि अर्बन उस पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ रहा होगा। The impact of emigration from rural to urban spaces has been felt sharply in rural areas the most. The number of local community have decreased, leading to a shrinkage in local and small scale economic opportunities. बिल्कुल सही बात है। आप सब बड़ी बड़ी जॉब्स के लिए people, we have been seeing this कि भाई एग्रीकल्चर छोड़ के people want to work in McDonald's और मे बी अ रेस्टोरेंट। किसी को अपने पैर गंदे नहीं करने हैं, सबको बड़े बड़े इन सब में वर्क करना है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से गाँव से जो ऑफर होती है वो छूट जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो द रीजनल रिवाइटलाइजेशन माइग्रेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट provides subsidies to people living or working in the 23 wards of Tokyo to move out of the Tokyo metropolitan area and start a business or work. तो इनका एक नया प्रोजेक्ट आया है, रीजनल रिवाइटलाइजेशन माइग्रेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बस इतना जानकारी हमारे लिए काफ़ी है कि व्हाट आर द हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो हम देख रहे हैं जापान ने एक प्रोग्राम लेकर आया है, रीजनल रिवाइटलाइजेशन माइग्रेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो ये तो स्ट्रैटेजी डायलॉग हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन पे बातचीत हुई है। तो वही पूरा उसकी डिटेल्स फिर से वही रिपीटेड है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स भी लग जाएंगी। ये इम्पोर्टेंट है। यूजीसी अनवील्स ड्राफ्ट नॉर्म्स टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप कैंपस इन इंडिया। तो यूजीसी ने अनाउंस किए हैं भाई कुछ नॉर्म्स कि भाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पे अपने कैंपस वगैरह सेटअप कर सकती हैं, विच विल अलाउ देन ऑटोनॉमी इन डिटर्मिनिंग फीस एज वेल एज 90 डेज़ का अप्रूवल प्रोसेस। अपनी फ़ीस खुद डिसाइड कर लो और आपको एज वेल एज आपका जो भी अप्रूवल प्रोसेस है आप 90 डेज़ का ले सकते हो। और जो भी टॉप 500 रैंकिंग्स में हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, दे कैन अप्लाई टू द यूजीसी टू सेटअप अ कैंपस इन इंडिया। कैंपस आप भाई आके कर लो, सेटअप कर लो। फॉरेन यूनिवर्सिटी कोई भी आके कर सकती है जो टॉप 500 रैंक ग्लोबल रैंकिंग्स में होती हैं। और एनईपी में था ये, सब फ़ायदे मिलेंगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नेंस, कंटेंट नॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एप्लीकेशन जो है कंसिडर्ड बाय स्टैंडिंग कमेटी, यूजीसी ने कमेटी वो करी है। तो ये एप्लीकेशन देखेगी भाई, कमेटी देखेगी फिर बताएगी। स्टैंडिंग कमेटी चेक करेगी कि भाई जो एप्लीकेशन आई है क्या इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है, नहीं प्रोग्राम्स क्या ऑफ़र कर रही है, क्या उससे इंडिया में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी या नहीं, उसके बाद वो बताएंगे। पहले तो 10 साल का होगा, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर भी होगा, रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट तो होना ही चाहिए। अब 10 करोड़ लोगे तो कौन आएगा। ऑटोनॉमी टू रिक्रूट फैकल्टी। तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट लाई थी, रेंटल हाउसिंग स्कीम। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लॉन्च फॉर द अर्बन पुअर स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स। तो इतने कुछ यूनिट्स बनाने के लिए बोला था और आई थिंक रेंट पे देते हैं माइग्रेंट्स को ये इसमें। एंड अफोर्डेबल हाउसेज मतलब जैसे कि आप कोई बाहर, जैसे हम यहाँ से जाते हैं, हम लोग होटल में रह लेते हैं, वी कैन अफोर्ड टू स्टे इन होटल और लाइक स्टे इन रेंटेड प्लेस अकोमोडेशन। बट वेराज जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके पास उनको एक मेक शिफ्ट बनानी पड़ जाती है। उनको एक ऐसे मतलब दे हैव टू लिव इन झुग्गी झोपड़ीज। तो उसके लिए एक स्कीम गवर्नमेंट लाई थी, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अफोर्डेबल हाउसेस। और क्लोज टू द वर्क प्लेस बनाई जाएगी।
दो मॉडल्स के तहत था, एक तो यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हाउसेज और दूसरा है बाय प्राइवेट एंटिटीज ऑन अवेलेबल वेकेंट लैंड। अच्छी इनोवेटिव मेथड था, ये अच्छा लगा मुझे पढ़ के। एंड देन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। मेक्सिको की कैपिटल बताइए। मेक्सिको सिटी। Then we come to the last page. Huge green hydrogen subsidy distorts trade. अच्छा, तो हमने WTO में बोला है कि जो कुछ कंट्रीज़ अपने अपने इंडस्ट्रीज़ को जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दी है, जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है। ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है यानी कि वो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मतलब ले पाएंगे। और हमने कंप्लेन करी है। और कुछ इम्पोर्टेंट इस पेज पे हाँ, इंडस्ट्री वॉन्ट्स इम्पोर्ट लेवाए ऑन नेचुरल रिवर रिमूव्ड। तो गवर्नमेंट को और इंडिया रबर एसोसिएशन ने बोला है to not impose further restrictions on the import of rubber compounds। हम लोग इंपोर्ट जो करते हैं उस पर बोला है भाई अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ना लगाए। इंडिया अभी ये रबर प्रोड्यूस नहीं करता है। EPDM इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर सिंथेटिक रबर है ये।